हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इंडियन ईयर बुक की 2021 की सीरीज में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग चैप्टर को। प्लानिंग चैप्टर में हम बात करेंगे हमारा प्लानिंग कमीशन के बारे में बात करेंगे। फिर प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने कैसे रिप्लेस किया, नीति आयोग की कॉम्पोजिशन में बात करेंगे। उसके बाद जो हमारे अभी तक 12 5 ईयर प्लान आए हम उनका डिस्कशन करेंगे। और फिर लास्ट में नीति आयोग के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लिए गए, उन रिफॉर्म्स की बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं प्लानिंग की, प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव सच एज एंड सोशल प्रेमिसेस, ये कहाँ से लिया गया है? दैट इज डिराइव फ्रॉम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। प्लानिंग कमीशन 1950 में स्टैब्लिश हुआ, 2015 में इसको रिप्लेस किया गया विद द टर्म नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को कहा जाता है कि इट इज गोइंग टू सर्व एज ए थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके आने से ये प्रोवाइड करता है हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एक रेलिवेंट स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइस पे मिलकर काम करते हैं। हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी की पॉलिसी एलिमेंट्स हैं, उन सबको एक बेहतर वे में बनाया जाता है और एक साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा हमारा जो नीति आयोग है वो काफी सारे रिसर्च पेपर निकालते हैं जिसमें वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज को उठाते हैं। तो इसका ये फायदा है कि क्योंकि जब पॉलिसीज बनाते हैं दे ब्रिंग आउट बेस्ट बुक्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, इससे दे आल्सो डेवलप वेरियस मॉडल्स। तो इन सब आने की वजह से क्या होता है, हमारी जो पॉलिसीज होती है उसको हम और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, रिफॉर्म्स ला पाते हैं, और इसके साथ साथ हम पैन इंडिया लेवल पर काफी सारे वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो नीति आयोग के ये फायदे हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन है। इसके अलावा गवर्निंग काउंसिल है। गवर्निंग काउंसिल में के जो मेंबर्स हैं, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर सच एज दिल्ली एंड पुडुचेरी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जितने हैं यूनियन टेरिटरी के, ये सारे गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, देर आर सम एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिशनर्स, जिनको बट डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, जो उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं, दे आर हैविंग अ डोमेन नॉलेज, तो उनको हम इनवाइट करते हैं ऐसे स्पेशल गेस्ट। तो इन सब का नॉमिनेशन दैट इज अगेन डन बाय प्राइम मिनिस्टर। तो इसके जो फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और वाइस चेयरपर्सन है। अगेन वाइस चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो इस नीति आयोग के मेंबर में देर आर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम मेंबर्स। तो मैक्सिमम 2 लोग होते हैं। और इनको कहाँ से सिलेक्शन किया जाता है? दे आर सेलेक्टेड फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस। जो नीति आयोग के पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग ऑन रोटेशनल बेसिस। इसके अलावा एक्स ऑफिशियल मेंबर्स मैक्सिमम 4 मेंबर्स होते हैं ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जो इसके सीईओ होते हैं, सीईओ इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उनका फिक्स्ड टेन्योर होता है और उनका जो अपॉइंटमेंट होता है इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी होता है विच इज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्लानिंग कमीशन का। जैसे कि मैंने वीडियो की इंट्रोडक्शन में बताया था, प्लानिंग कमीशन का गठन 1950 में हुआ। तो जब प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुआ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया का इम्प्रूवमेंट करना है, और हमें ऐसे सिस्टम को स्टैब्लिश करना है ताकि वी आर ऑन द वे ऑफ एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। प्रोडक्शन का इंक्रीज करना है, और जितना हो सके वी कैन प्रोवाइड बेस्ट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ इंडिया। इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया 1951 से 1956 में। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इरिगेशन और पावर प्रोजेक्ट्स पे काफी फोकस्ड किया गया। इसके अलावा इस प्लान में ये भी ऑब्जेक्टिव रखा गया कि जो हमारा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको 5% से 7% पे अपने नेशनल इनकम में ले जाना है। नाउ सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड ईयर प्लान में हम बात करते हैं सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी।
इस लाइन पे काफी इंपॉर्टेंस दिया गया सेकेंड 5 ईयर प्लान में। तो दोस्तों इसमें हम बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील की बात हुई, हैवी केमिकल्स इंक्लूडिंग सच एस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंजीनियरिंग एंड मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री पे काफी जोर दिया गया। फिर दोस्तों हम बात करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान का जो बेसिकली एम ये था कि मार्क एडवांस टुवर्ड्स सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ, प्लानिंग को बड़ा सिक्योर करना था और नेशनल इनकम को ओवर 5% पर एनम पे इंक्रीज करना था। इसका ऑब्जेक्टिव और था कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना है इन फूड ग्रेन्स और हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, क्योंकि इस एग्रीकल्चर सेक्टर ही हमारी जो इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज थी उनके रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पाता, उनके रिक्वायरमेंट को मैच कर पाता था। इसके अलावा जो बेसिक इंडस्ट्रीज थी लाइक स्टील, केमिकल, फ्यूल एंड पावर, इसको भी एक्सपेंड करने पे जोर दिया गया। इसके बाद एक हमारा स्टैब्लिश मशीन बिल्डिंग कैपेसिटी स्टैब्लिश्ड हो गया, जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस था। और ये भी मुद्दा रखा गया कि हमें जो हमारे मैन पावर है उसको प्रॉपरली यूज करना है, जो हमारे कंट्री के जो रिसोर्सेस हैं उनको भी अच्छे एफिशिएंट वे में लागू करना है, एक गोल ओरिएंटेड वर्क की तरफ काम करना है। और ये भी बात किया गया कि जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को पैसा मिलेगा, तो हमें जो इनकम डिस्पेरिटी है उसको भी रिड्यूस करना है और वेल्थ को मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर की बात हुई। बट दोस्तों उसके बाद जो फोर्थ ईयर प्लान था वो आ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उस टाइम 1965 में इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिससे क्या हुआ कि 2 लगातार साल तक हमारी कंट्री में सूखा पड़ गया और डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हुआ। इससे क्या हुआ, देयर वाज अ सडन राइज इन द प्राइसेस एंड इरोशन ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। जो प्लान के लिए थे वो पूरा डैमेज हो चुका था। तो इससे हमारा जो फोर्थ 5 ईयर प्लान आना था वो काफी डिले हुआ। जो हमारा प्लान 1966 और 1969 में आना था, उसके बीच में हमारी गवर्नमेंट ने दे हैव लॉन्च्ड 3 एनुअल प्लान, जिसको फ्रेमवर्क किया विद इन द आउटलाइन ऑफ द फोर्थ प्लान। फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक ऑन फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान का यही मेन ऑब्जेक्टिव क्या कि जो फ्लक्चुएशंस हुई थी उसके अगेंस्ट में काम किया जाए। तो सबसे पहले इन्होंने इसमें बात किया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे इंप्रूवमेंट किया गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूवमेंट करने के लिए गवर्नमेंट हैज डिजाइन वेरियस प्रोग्राम्स, तो जिससे इक्वालिटी और सोशल जस्टिस सोसाइटी में स्टैब्लिश हो पाए। इसके अलावा जो हमारे लेस प्रिविलेज लोग हैं उनकी कंडीशंस को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, और जो वीकर सेक्शंस हैं उनको कैसे गवर्नमेंट उनके लिए एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन की व्यवस्था कर पाए। जो बेसिकली फोर्थ 5 ईयर का मेजॉरिटी ऑफ एफर्ट था वो डायरेक्ट किया गया टुवर्ड्स रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, इनकम एंड इकोनॉमिक पावर, और इक्विटी को प्रमोट करना था amongst the people of India. Now friends, we are going to discuss the fifth 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान भी काफी सारे चीजों पे महंगाइयां हो रही थी, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर को देखते हुए ये प्लान लाया गया। और इसमें पहली बार बात हुआ कि हमें सेल्फ रिलायंस बनना है और हमें ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करने हैं ताकि हम अपने कंजप्शन लेवल को सेल्फ रिलायंस के थ्रू ही लोगों को प्रोवाइड कर पाए। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पॉवर्टी लाइन का था उनको लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर कैसे लाया जाए। तो दोस्तों जब हम अगर मेजॉरिटी हम देखा जाए तो इस 5 ईयर प्लान में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना, इन बातों पे ज्यादा फोकस हुआ। नाउ फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक ऑन सिक्स 5 ईयर प्लान। जब हम सिक्स 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की बात की जाती है फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और इसमें स्ट्रेस और लेट डाउन हुआ कि जो इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। जब मैं बात करता हूँ इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, देयर आर वेरियस इश्यूज अमंग वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए ताकि हमारी कंट्री एक इकोनॉमिक ग्रोथ के ट्रैक और डेवलपमेंट के ट्रैक पे आ पाए। इसमें बात हुई ग्रेटर मैनेजमेंट की, एफिशिएंसी की बात कही गई और इंटेंसिव मॉनिटरिंग की बात की। तो इसके अलावा भी इसमें देयर वर नंबर ऑफ स्पेसिफिक स्कीम्स वर लॉन्च फॉर द डेवलपमेंट एट लोकल लेवल एंड सिक्योर देयर स्पीडी एंड इफेक्टिव implementation.
फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे 7th 5 ईयर प्लान की। इसमें फोकस किया गया कि हमें अपना फूड प्रोडक्शन को काफी स्पीड से आगे बढ़ाना है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे बात हुई, प्रोडक्टिविटी की बात हुई, और जो एक प्लानिंग की जो नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं सच एज ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस, इन सब बातों पे काम करने की प्लानिंग हुई। बट दोस्तों, उसके अलावा एक हमारा 8th एनुअल प्लान आया। तो जो हमारा 8th 5 ईयर प्लान लागू नहीं हो पाया, बिकॉज हमारे कंट्री में उस टाइम देर इज अ फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन सेंटर पे आ गई, इसीलिए गवर्नमेंट को एक सेपरेट एनुअल प्लान लॉन्च करना पड़ा। इस प्लान का बेसिक मुद्दा ये था कि हमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है और सोसाइटी में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। फिर दोस्तों, इमीडिएटली आफ्टर 8th एनुअल प्लान 8th 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया, जिसपे बुनियाद रखा गया कि हमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी एंड मैक्रो स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज पे काम किया जाए। क्योंकि दोस्तों, ये वही टाइम था जब हमारी इंडियन इकोनॉमी को रीओपन किया गया, 1991 लिबरलाइजेशन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें बात किया गया कि हमें एक फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना है, और जो भी बाकी जो अदर सेक्टर्स हैं इनसे रिलेटेड, उन सब पे फोकस किया गया। और हमें अपने ग्रोथ रेट को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे काफी फोकस करना है, अपने ट्रेड रिलेशंस को इम्प्रूवमेंट करना है। और अब यहाँ पर बात शुरू हुई करंट अकाउंट डेफिसिट, और बोला कि जो हमें गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसमें कैसे रिडक्शन किया जाए, इन सब चीजों पे बात होना शुरू हुई। नाउ फ्रेंड्स, फिर हमारा 9th प्लान आया 1997 और 2002 के भी का जो इसका समय था। तो ये लॉन्च हुआ जब भारत अपना 50वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा था। 50 साल हो गए थे भारत को आजाद हुए। तो इसका एम यही था कि फिस्कल कंसोलिडेशन पे काम किया जाए। इसमें प्रायोरिटी दिया गया एग्रीकल्चर को, हमारा जो रूरल डेवलपमेंट है वहां पर हम एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएं, पॉवर्टी को कैसे हटाया जाए, और जो हमारी कंट्री का ग्रोथ रेट है उसको कैसे और बढ़ाया जाए ताकि महंगाई ज्यादा ना हो, एक स्टेबल प्राइसेस पर, और इंश्योर किया जाए फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर एवरीवन। पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं वर्नेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, बेसिक मिनिमम सर्विसेज प्रोवाइड करना है टू द पीपल ऑफ इंडिया, सच एज सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, shelter, nutritional support to children, and a connectivity for all the people of India। और हमें जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको एक राइट वे में टाइम बाउंड मैनर के अंदर उसको कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, इन सारी चीजों पे फोकस किया गया। दोस्तों, इसके बीच हमारी पॉपुलेशन काफी रैपिड स्केल से ग्रो हो रहा था, तो हम कंटेनिंग द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ये भी फोकस किया गया। वुमेन्स को एम्पावरमेंट, और जो भी सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स थे लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी, तो उनको सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस में, उनको राइट डायरेक्शन में, जो हमारे कंट्री का जो डेवलपमेंट पाथ है उसमें मेन स्ट्रीम में कैसा लाया जाए, इन सारी चीजों पे डिस्कशन होना शुरू हुआ और पॉलिसीज बने। इसके अलावा इस 9th 5 ईयर प्लान में बात हुआ कि जो हमारे ग्रास रूट लेवल है, लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन कैसे इंक्रीज किया जाए, सच है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और इसमें भी काफी बल दिया गया कि हमें अपनी कंट्री को एक सेल्फ रिलायंस कंट्री बनाना है। नाउ फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 10th 5 ईयर प्लान। ये लॉन्च हुआ 2002 से 2007 में। दोस्तों, ये प्लान अप्रूव किया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन दिसंबर 2002। ये प्लान डेवलप किया एनडीसी ने, जिनका ऑब्जेक्टिव था कि हमें अपना पर कैपिटा इनकम को आने वाले 10 सालों में डबल करना है और 8% ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हर साल करना है। इस प्लान का एम ये भी था कि हमें जो ग्रोथ के जो बेनिफिट्स हैं उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। इसके लिए देयर वर सर्टेन थिंग्स और टारगेट्स वर रिटन, सच एज हमें पॉवर्टी का रिडक्शन करना है,
उसको 26% से 21% बाय 2007 तक लाना है। इसके अलावा जो हमारा डिजिटल पॉपुलेशन ग्रोथ था, जो 21.3% था 1991 और 2001 तक, इसको लाना था 16.2% 2001 से 2011 तक। इसमें एम्प्लॉयमेंट देने की बात हुई एटलीस्ट, ताकि हमारा जो लेबर फोर्स है वो हमारी कंट्री का जो मेन इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम है उसमें लगा रहे, ही इज गेटिंग द मनी इन ऑर्डर टू सर्वाइव। और ये भी मैंडेटरी किया, जितने भी स्कूल चिल्ड्रंस हैं उन सबको स्कूल में डाला जाए बाय 2003। एंड मैंडेटरी किया गया जितने भी चिल्ड्रंस हैं कि वो 5 ईयर ऑफ स्कूलिंग को कंप्लीट करें। और जेंडर गैप रिडक्शन पे बात की गई, लिटरेसी पे बात की गई, और वेज रेट्स की बात की गई। लिटरेसी रेट की बात जब करते हैं तो हमारा जो लिटरेसी रेट था 65%, ये 2099 का डाटा है, जिसको हमें करना था 75% इन द ईयर 2007। अगेन इसमें बात हुआ कि हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर गांव के लोगों को प्रोवाइड करना है। फॉरेस्ट एरिया और ट्री कवर एरिया को बढ़ाना था टू 25% टिल 2007। और इसके अलावा हमारी जो मेजर रिवर्स हैं काफी पॉल्यूटेड हो गई थी, उन रिवर्स को क्लीनिंग करने का के फोकस पे बात हुई। नाउ फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सी द 11th 5 ईयर प्लान। तो जो हमारा 11th 5 ईयर प्लान आया, इसमें बात हुआ कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात किया गया, और अपनी इंडियन इकोनॉमी को कैसे और इसको मजबूत करना है। तो इसमें टारगेट रखा गया 9% ग्रोथ रेट का टारगेट रखा गया 5 ईयर स्पैन में, और इकोनॉमी को कैसे कैसे जब 2000 ये प्लान खत्म हो, इकोनॉमी को 10% ग्रोथ पे कैसे ले जाया जाए। नाउ फ्रेंड्स, 12th 5 ईयर प्लान में बात हुआ कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट है उसको कैसे बड़ा करना है, ब्रॉड बेस कैसे करना है इन द इकोनॉमी और सोशल कंडीशंस ऑफ आवर पीपल। और इससे क्या हुआ कि जो करंट स्लो डाउन शुरू हुआ जीडीपी में, उसको कैसे करेक्ट किया जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। तो ये इंडिया के लिए भी एक सबक की बात था कि हमें अपने मेजर्स को कैसे करेक्ट करना है। ऑल्दो जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ इंडिया पे, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन एक पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत थी कि हमें अपने एक्सपेंशन को इन्वेस्टमेंट की ओर कैसे ले जाना है। और दूसरी बात हुई कि सेविंग्स पे फोकस किया गया, और जो महंगाई है उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए। राइट फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स, इन द लास्ट नाउ वी आर गोइंग टू talk about some of the important aims or programs launched by नीति आयोग। तो अटल इनोवेशन मिशन, तो ये इनिशिएटिव लिया गया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, विच वाज सेट अप बाय नीति आयोग। तो इसमें बात किया गया इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द होल इंडिया। तो इसमें हम इनोवेशन पॉलिसीज की बात करते हैं बिटवीन सेंट्रल, स्टेट, और देयर आर सर्टेन सेक्टरल इनोवेशन स्कीम। तो इन सबको कैसे इनिशिएटिवाइजेशन किया जाए ताकि एक इकोसिस्टम क्रिएट हो फॉर इनोवेशन, फॉर यंग टैलेंट, ताकि वो लोग निकल के आए, और जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है, जिसके वेरियस लेवल्स हैं, सच एज हायर सेकेंडरी स्कूल, साइंस, इंजीनियरिंग एंड हायर एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स एंड स्मॉल एसएमई इंडस्ट्रीज एंड कॉर्पोरेट लेवल पे, इन सब चीजों का डिस्कशन हुआ। इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन ने एक अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च किया इन स्कूल्स, और इट इज देयर अक्रॉस ऑल 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। तो इसमें बात हुआ कि इसका यही था कि यहाँ पर हमें डेडिकेटेड वर्क स्पेस बनाना है फॉर इनोवेशन ऑफ आइडिया ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। इसके अलावा मेंटर इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया अगेन बाय अटल इनोवेशन मिशन। तो दोस्तों, ये कहा जाता है इट वाज अ पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव। तो इससे क्या हुआ, इट इज गोइंग टू कैटलाइज द एकेडमिक इंडस्ट्री पार्टनरशिप। इसके अंडर मेंटर इंडिया के देयर आर 3200 मेंटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और उनको एक काम असाइन किया कि उनको जो हमारी 1800 प्लस अटल टिंकरिंग लैब्स हैं उनके साथ मिलकर काम करना है, और ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। इसके अलावा दोस्तों, अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च हुआ। अगेन इट इज एन इनिशिएटिव बाय अटल इनोवेशन मिशन, जिसका एम था कि हमें इनोवेटर्स को सपोर्ट कैसे करना है in order to design the creative products, solutions based on the advanced technologies in the areas of national importance and social relevance.
सो फ्रेंड्स, दिस वाज इन दिस वीडियो जो भी हमने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स डिस्कस किए, इन वीडियोस को आप अच्छे से देखिए। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर प्रीलिम्स 2021। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।